हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल योर्स स्टडी एजुकेशन में। एवरीवन, आज हम लोग बीटीबीसी बुक से क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के टोटल 6 पार्ट हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 5 तक का वीडियो कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो इस चैप्टर का 6 पार्ट है और इसी पार्ट के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के नोट्स के पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप सबों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमारा हौसला बनता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हंगरी। अभी तक इस चैप्टर में हमने देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय कारण फ्रांस में भी क्रांति स्टार्ट होती है और उसका असर जर्मनी और इटली पे भी पड़ता है। और जर्मनी के एकीकरण में मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेता और सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक जो कि विक्टर इमैनुअल थे, उनके योगदान के कारण भी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण होता है और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान होता है और धीरे धीरे उसका असर जो है यूनान पे भी पड़ता है। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने यूनान में किस प्रकार राष्ट्रीयता का उदय हुआ उसके बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया, इस सभी पे राष्ट्रीयता का धीरे धीरे प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है और इसका परिणाम क्या होता है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आज टॉपिक है हंगरी। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि यूरोप में हंगरी कहाँ पे स्थित। अभी हमने पढ़ा था कि जो हंगरी है वो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के प्रभुत्व में था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है और इसके अंदर में कौन आया, तो ये हंगरी आया। यानी कि हंगरी पर उस समय ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। अगर आप हमारे फर्स्ट या सेकेंड पार्ट्स के वीडियो को देखा होगा तो हमने उसमें 1848 की क्रांति के बारे में ही पढ़ा और उसी का प्रभाव जो था धीरे धीरे सभी देशों पे पड़ना शुरू हो गया। तो अभी जो है 1848 की क्रांति का प्रभाव हंगरी पे भी पड़ा और जहां आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे वो किए थे कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था। ये दो नाम आप लोगों को याद रखना होगा। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, तो कोसुथ और फ्रांसिस डिक, ये दोनों नाम है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था, तो कोसुथ और फ्रांसिस डिक के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। अब ये किस विचारों का समर्थक था, तो ये लोकतंत्र चाहता था, यानी कि वो ये चाहता था कि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो, वहाँ पे संविधान की स्थापना हो। उसने वर्गहीन समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये तो था लोकतांत्रिक विचारों का, लेकिन वर्गहीन समाज के विचारों को वो जनता तक पहुंचाना शुरू किया कौन, तो कोसुथ ने, और जिस पे क्या हुआ, बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। हमने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था कि किस प्रकार लुई फिलिप को गद्दी छोड़ना पड़ा था। तो जब लुई फिलिप का जब पतन हो जाता है तो उसका प्रभाव जो है हंगरी पे भी पड़ा और हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर भी इसका विशेष असर होने लगा। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखें। अभी तक हमने इस चैप्टर के पूरे 5 वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरा पूरा पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखेंगे तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा।
उसके बाद अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। के लिए आप मेरे पूरे 5 वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट पॉइंट है, कोसुत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। अभी हमने देखा था कि किस प्रकार हंगरी जो था ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अधीन था। अब कोसुत क्या किया कि कोसुत उसका विरोध करने लगा और वो कहने लगा कि जो भी उस समय की व्यवस्था थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई भी राज्य, कोई भी देश किसी के अधीन होगा तो उसे गुलाम बनना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो हंगरी था वो भी उस प्रकार ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अधीन था और कोसुत इसका विरोध करने लगा और वो जो भी व्यवस्था थी उसमें बदलाव की मांग करना शुरू कर दिया। किसने? तो कोसुत ने। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए। यानी कि जो कोसुत था वो व्यवस्था की बदलाव करने की मांग करने लगा। इसका असर किस पे पड़ा था? तो हंगरी और ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पे इसका असर होने लगा, इसका प्रभाव पड़ने लगा और जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया। अब देखिए हंगरी में भी आंदोलन शुरू हो गए। नेक्स्ट एक नोट है, 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली। अब लास्ट में ऑस्ट्रिया की सरकार को हंगरी की बातें माननी पड़ी। कब? तो 31 मार्च 1848 को, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की बात स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। अब देखिए ऑस्ट्रिया की सरकार तो हंगरी की कई बातें मान ली और उसमें क्या कौन सी बातें मानी कि यहाँ पे स्वतंत्र मंत्री परिषद की बात को स्वीकार किया गया। इसमें केवल किसके सदस्य सम्मिलित किए गए? तो इसमें केवल हंगरी के ही सदस्य सम्मिलित किए गए। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। और तीसरा है, नेक्स्ट है, सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई। और चौथा है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा को क्या कहा जाता था? डायट कहा जाता था। तो प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार कर दी गई। यानी कि ये सभी बातें 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की जो सरकार थी उनकी बात मान ली और स्वतंत्र मंत्री परिषद की बात स्वीकार कर दी गई और उसे क्या क्या दिया गया? तो उसे प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई, सामंती प्रथा समाप्त कर दिया गया और प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रतिवर्ष कहाँ पे बुलाने की बात स्वीकार की गई? तो बुडापेस्ट में। ये बात याद रखिएगा कि जब हंगरी में स्वतंत्र मंत्री परिषद की बात स्वीकार की गई थी तो उस समय प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रतिवर्ष कहाँ बुलाने की बात स्वीकार की गई थी? तो बुडापेस्ट में। अब आपका हंगरी का जो पॉइंट है यहीं पे खत्म होता है और इसके बाद में जो था हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हम लोग देखेंगे पोलैंड। और पोलैंड में भी किस प्रकार राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे जो है आंदोलन को फिर से कुचल दिया जाता है। तो पोलैंड में रूसी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना के लिए विद्रोह शुरू हो गए। अब पोलैंड में किसके शासन के विरुद्ध हुआ था? तो रूसी शासन के विरुद्ध। और हंगरी में किसके शासन के विरुद्ध हुआ था? तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के विरुद्ध। ये आपको याद रखना होगा। और पोलैंड में रूसी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना के लिए विद्रोह शुरू हो गए। 1830 की क्रांति का प्रभाव। अब यहाँ पे पोलैंड में 1830 में की क्रांति का प्रभाव होता है। हम लोग 1830 की क्रांति के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं और 1848 की क्रांति के बारे में भी। तो 1830 की क्रांति का प्रभाव पोलैंड पे पड़ता है और 1848 की क्रांति का प्रभाव ऊपर हम लोगों ने हंगरी के बारे में पढ़ा है, हंगरी पे पड़ता है। तो यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु उन्हें इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अब पोलैंड में क्या था कि पोलैंड में इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता नहीं मिली थी, जिसके कारण रूस ने पोलैंड के विद्रोह को क्या किया?
कुचल दिया। अब देखिए यहाँ पे पोलैंड में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार होता है, लेकिन उसे रूस के लोग वहाँ पे पोलैंड के विद्रोह को कुचल देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बोहेमिया। अब बोहेमिया में किस प्रकार राष्ट्रीयता के लिए आंदोलन होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था। यहाँ भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। अब जो हंगरी था वो भी ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत आता था, और बोहेमिया भी था जो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अंतर्गत आता था, और हंगरी का जो प्रभाव था वो बोहेमिया पर भी पड़ा था। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त का मतलब होता है अपनी सरकार बनाने की आज़ादी, यानी कि चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। ठीक है, बोहेमिया के जो भी बहुसंख्यक चेक जाति थे उन्होंने क्या मांग किया था, अपनी सरकार बनाने की मांग की थी, और उन मांगों को स्वीकार भी किया गया था, परंतु आंदोलन के कारण क्या हुआ, हिंसात्मक रूप ले लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। यानी कि बोहेमिया और पोलैंड दोनों में भी आंदोलन को कुचल दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सभी का परिणाम क्या क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो हुआ, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से स्टार्ट हुआ था, और इसके कारण जो था यूरोप में राष्ट्रीयता की, यूरोप के राज्यों में एकीकरण भी शुरू हो गया था। तो इसका परिणाम क्या हुआ, अब हम लोग उसके परिणाम को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका परिणाम, सबसे फर्स्ट परिणाम था यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ, जो मूर्त रूप से यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। मूर्त का मतलब होता है जो सामने हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। तो आप लोगों ने देखा था कि जर्मनी का एकीकरण होता है, इटली का एकीकरण होता है, ये सभी हम लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये किसका असर होता है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का असर होता है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो फ्रांसीसी क्रांति से ये स्टार्ट होता है। सेकेंड है कई छोटे एवं बड़े राज्यों का उदय हुआ। ये सभी परिणाम यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के क्या क्या परिणाम हुए थे, उसके सभी पॉइंट को आप लोगों को याद करना होगा। थर्ड नंबर में है प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया, इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। नेक्स्ट है इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों एवं जातीय समूहों में भी यह भावना होने लगी थी। एक बाल्कन क्षेत्र था, बाल्कन क्षेत्र में भी क्या हुआ था, बाल्कन क्षेत्र के जो भी छोटे छोटे राज्य थे और जो जाति समूह थी वहाँ भी इसका राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार होने लगा। वहाँ के लोग भी राष्ट्रीयता की भावना के लिए अग्रसर होने लगे। नेक्स्ट है दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्यों में कौन आया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, यानी कि ये चारों जो थे बड़े देश थे। यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेदार थी जितने कि अन्य कारण थे। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का मतलब होता है कि अपने देश के साम्राज्य का हमेशा विस्तार करते रहना। तो वो क्या है कि अपने देश के विस्तार के लिए जो था यूरोप में जो भी क्रांति होती थी उसका सबसे जिम्मेदार कौन था, तो औद्योगिक क्रांति थी। और औद्योगिक क्रांति के अलावा और भी कई कारण थे। नेक्स्ट है इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों का अपना निशाना बनाया। जो ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति यानी कि जो अपने साम्राज्य को बराबर बढ़ाने का यानी कि विस्तार करने का जो विचार था, ये सबसे पहले कहा हुआ, तो सबसे पहले एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया गया। जो भी यूरोप के लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम एशिया में और अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कौन है, हमारा भारत है।
आपने देखा है कि किस प्रकार यूरोप के जो इंग्लैंड है वो हमारे भारत पे अपना उपनिवेश स्थापित करता है और क्या करता है, वो जो था हमारे देशों में अपना उपनिवेश बनाता है। तो उसका असर क्या होता है, अगर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का प्रवृत्ति जो जागृत हुई थी, उसके साथ ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति भी स्टार्ट हो गई थी। यानी कि अपने साम्राज्य का हमेशा विस्तार करते रहने का भी प्रादुर्भाव उसी समय से स्टार्ट हो गया था। इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति का आधारशिला टिकी थी। यानी कि औद्योगिक क्रांति का आधारशिला किस पे टिकी हुई थी, तो उपनिवेशों के शोषण पर ही। यानी कि जो उपनिवेश किसी देश में आके उसका शोषण करते थे, उसके शोषण पे ही औद्योगिक क्रांति का आधारशिला टिका हुआ था। नेक्स्ट है, इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। इस पॉइंट को समझिएगा, जो बाल्कन क्षेत्र था वो ओटोमन साम्राज्य के अधीन था, ठीक है। और बाल्कन जो राज्य था वो एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करता था। यानी कि हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। अब एक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि बाल्कन क्षेत्र की जो भी बड़ी शक्तियाँ थी उन लोगों के बीच ये प्रतिस्पर्धा होने लगी। प्रतिस्पर्धा अब क्यों होने लगी, क्योंकि जो भी यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार होता था, उन व्यापारों के लोग और जो भी उपनिवेश लोग थे उनके जो सैनिक थी उनके बीच और सैनिक ताकत के लिए उन लोगों के बीच गहरी प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। और इसमें क्या था कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अपनी शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके इस क्षेत्र को अपने प्रभाव में आगे बढ़ाना। यानी कि सभी कोई यानी कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सभी जो था बाल्कन क्षेत्र को हथियाना चाहता था, उसे कमजोर बनाना चाहता था। और यहाँ पे सभी लोग जो थे और इसको हथियाने के लिए इस इलाके में कई युद्ध हुआ और लास्ट में ये प्रथम विश्व युद्ध के रूप में यहाँ पे बदलाव हुआ। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे हुआ। यही कह रहा है कि ये क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यानी कि यहाँ पे यह अखाड़ा बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। उपनिवेश का मतलब होता है कि दूसरे देश से आए हुए लोगों की बस्ती। यानी कि हमारे भारत में जो इंग्लैंड आके बस गए थे वो क्या थे, वो यहाँ के उपनिवेश थे। यानी कि दूसरे देश से वो जबरदस्ती आके यहाँ पे बस गए थे। तो बाद में क्या हुआ कि जो भी एशियाई उपनिवेश थे, यानी कि एशिया में जो भी उपनिवेश आके बस गए थे, विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई थी। भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई। अब देखिए कि जो भारत में जो मैसूर का शासक कौन उस समय था, टीपू सुल्तान। 1789 ईस्वी में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, 1789 ईस्वी, उसका असर भारत पे भी हुआ था। और मैसूर का शासक उस समय टीपू सुल्तान था। उसने इसी प्रभाव से उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना भी करवाई थी तथा स्वयं उसका सदस्य बना। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि टीपू सुल्तान जो था स्वतंत्रता का प्रतीक क्या लगवाया था, तो उसने वृक्ष लगवाया था। और कहाँ लगवाया था, तो श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेने लगे थे। यानी कि राजा राम मोहन राय भी इसमें रुचि लेना शुरू कर दिए थे।
नेक्स्ट एक नोट है, राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण ही 1821 ईस्वी की नेपल्स की विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया एवं 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया था। अब देखिए यहाँ पे 1821 ईस्वी में जब नेपल्स जब विफल हो गया था, उसके कारण राजा राम मोहन राय ने दुख प्रकट किया था, लेकिन जब स्पेनिश जो थे स्वतंत्रता आंदोलन में सफल हुआ था, उस पर उन्होंने उत्सव भोज दिया था। कब? तो 1823 ईस्वी में। नेक्स्ट एक नोट है, यूरोप में जर्मनी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हो गए। यूरोप में जो भी राष्ट्रीयता की भावना आया था वो पूरे विश्व को प्रभावित किया और धीरे धीरे यूरोप के जो भी राजनीतिक मानचित्र था उसमें भी बदलाव आया और उसके साथ ही जो भी उपनिवेश थे वो काफ़ी स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर 1 कंप्लीट होता है और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।